तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है उसमें एक नया नाम सामने आ गया। हालांकि पहले से इस नाम को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर सीएम पद की रेस में सबसे आगे फिलहाल चल रहे हैं। ये बेहद ही अहम खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा में जिस तरीके की कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ऐसे में अब ये जानकारी कि मनोहर लाल खट्टर अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बीजेपी के हवाले से यह खबर आ रही है। सुधांशु मित्तल साहब, आपके पास भी इस तरह की कोई सूचना है क्या? ऐसा है, वहां पे समकक्ष नेतृत्व है हमारे पास। 3, 4, 5 प्रमुख नाम हैं। हाँ। सब अपने अपने आप में बहुत माहिर हैं और बहुत ही परिपक्व लोग हैं। अब उनमें से किस पे ये उत्तरदायित्व दिया जाएगा, इसके बारे में कयास लगाना मुझे लगता है बेकार। अच्छा सुधांशु जी, ये बताइए कि महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा, अंदर में क्या घुलमिल बात हो रही है, क्या हो रहा है अंदर में, क्या खिचड़ी पक रही है? क्या बीजेपी और एनसीपी भी साथ आ सकती है? आप देख रहे हैं इसको? राधा जी देखिए, ये भाजपा दूसरी बार सरकार के द्वार पे है। पिछली बार भी हमारी 138 थी, हमारी और शिवसेना की मिला के 95 में, और तब भी यही शिशुपन चल रहे थे। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन आ सकता है। संभावनाएं तलाशने के लिए अलग अलग सोच होती है, अलग अलग व्यक्ति जो है अपनी अपनी थ्योरियां जो है। ऐसा है, आपसे पहले जो लोग लीडर बीजेपी के है, उन्होंने नकारा भी नहीं, उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे नकारा भी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी और एनसीपी साथ नहीं आएंगे। विकल्प कह रहे हैं कि हर विकल्प खुले हुए, हर विकल्प खुले होने का क्या मतलब? अभी तक कोई अधिकृत तौर पे किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो कह सके कि नहीं भाई ये नहीं होगा या यही होगा, है ही नहीं। तो सब लोग क्या कहते हैं, ओपन एंडेड जवाब देते जी कि भाई हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखिए, इसका एक विश्लेषण ये भी करिए कि स्वाभाविक तौर पर क्या ये मान्य है या नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी का सारा प्लेटफॉर्म है गुड गवर्नेंस का, क्लीन गवर्नेंस का, उस प्लेटफॉर्म पे एक किसके साथ आप जा सकते हैं, किसके साथ नहीं जा सकते, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहने। और इसमें एनसीपी के साथ आप नहीं जा पाएंगे फिर, अगर आप इसको एक फॉर्मूले की तरह लेंगे सुधांशु मित्तल साहब, क्योंकि उनके खिलाफ तो नरेंद्र मोदी साहब ने मन से तमाम बातें कही, भ्रष्टाचारी पार्टी। इसमें एनसीपी के साथ आप नहीं जा पाएंगे फिर, अगर आप इसको एक फॉर्मूले की तरह लेंगे सुधांशु मित्तल साहब, क्योंकि उनके खिलाफ तो नरेंद्र मोदी साहब ने मन से तमाम बातें कही, भ्रष्टाचारी पार्टी से लेकर तमाम चीजें। मैंने इसलिए कहा कि कई ये सारी चीजें, देखिए मैंने कहा जनादेश खंडित है तो सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। अच्छा, ये जो खंडित जनादेश हुआ सुधांशु मित्तल जी, क्या इसके लिए आप लोग आत्ममंथन करेंगे, चूक हुई कहां? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है विदर्भ से आपके 2 बड़े नेता आते हैं, देवेंद्र फडणवीस है, नितिन गडकरी साहब है। वहां पर जिस तरह की कामयाबी की आप लोग उम्मीद कर रहे थे, उससे थोड़ा पीछे रह गए आप लोग। हालांकि सीटें ज्यादा मिली है पिछले चुनाव के मुताबिक, लेकिन 62 में से जितनी सीटों की आप लोग उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं मिल पाई। अखिलेश जी, ऐसा है क्योंकि महाराष्ट्र में ये कल्पना ही नहीं थी कि हमें अकेले जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा। 288 सीटों के हिसाब से तैयारी नहीं कभी थी। ये था कि भाई हमारा गठबंधन है, गठबंधन चलेगा, थोड़ी बहुत बातचीत होके हो जाएगा। वो गठबंधन टूटेगा, ये कल्पना नहीं थी। पर तोड़ने वालों में तो आप लोग भी सबसे ज्यादा तो आप ही लोग उसमें नहीं। हमने बहुत कोशिश की। ने यही तो आरोप लगाया है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर की बात पहले ही हो चुकी थी कि केंद्र में मोदी और राज्य में ये कभी नहीं। आपको देखिए, उस बात से आप लोग फिर तथ्यों में कहीं जो है ट्रैक कर गए। आपने अपनी बात मैं बता दूं ना। और शिवसेना को आपने बहुत पहले से याद करना शुरू कर दिया था, सिर्फ एक मंत्रालय दिया था आपने। कई तथ्य जो है वो सही नहीं है। हमेशा शिवसेना और भाजपा में ये हमेशा तय था कि जिसके भी विधायक ज्यादा आएंगे उसका ही दल का उसका नेतृत्व होगा। इसीलिए पिछली विधानसभा में आपने देखा होगा, हम सीट कम लड़े थे लेकिन हमारे 46 आए थे। 46 आने की वजह से नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो भाजपा को गया था। चलिए, तो इसलिए कैसे कोई मानता? हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ताजा जानकारी अपने दर्शकों को मैं दे दूं कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से बंपर वोटों से जीते हैं और हरियाणा के वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव।
अखिलेश करनाल से नहीं, एक तरह से आप देखिए तो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते हैं, 63,000 से ज्यादा वोटों से, और करनाल की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई हैं। और अभी जानकारी इस तरह की आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे ज्यादा है, और आलाकमान की तरफ से उनको दिल्ली बुलाने की बात कही गई है। अभी वो करनाल में है और 3 बजे के आसपास वो दिल्ली आने की बात चल रही है, और इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरे उनको जो है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी फोन करके बधाई दी है, और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जो बीजेपी के इनसाइडर्स हमें बता रहे हैं, उसमें मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री पद की रेस में फिलहाल इस वक्त नतीजे आने के बाद सबसे आगे वो चल रहे हैं। लेकिन वजह क्या राजीव, ये जो कुर्सी की कबड्डी वहां पर है, इसमें अगर बाजी मारते नजर आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, वजह क्या? देखिए, पुराने नेता हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हरियाणा के जब प्रभारी के तौर पर नरेंद्र मोदी ने वहां पर काम किया था तो मनोहर लाल खट्टर से उनके बहुत नजदीकी संबंध थे। सांगठनिक क्षमता उनकी बेजोड़ है, और आज तक उनके ऊपर कभी किसी तरह का आरोप नहीं लगा। दूसरी बात है, संघ से भी उनकी नजदीकी रही है, और साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। ये सारी चीजें उनके पक्ष में जाती है, और करनाल इलाके के मास लीडर भी हैं। जी, सुकेश रंजन, आपसे मेरा सवाल है, हमारे इनपुट एडिटर भी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी यहां पर क्या देखेगी हरियाणा की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक मौका मिला है, लॉन्ग टर्म में क्या फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए, एक जाट या नॉन जाट मुख्यमंत्री? देखिए, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा अखिलेश। ये जो जनादेश है, ये दरअसल जो वहां पे राजनीति इतने दिनों से चल रही थी, जो जाटों के इर्द गिर्द घूम रही थी, केंद्र में जाट था, कभी वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, कभी वो इनेलो को सपोर्ट करता था। तो ऐसे में एक वैकल्पिक राजनीति जो बाकी वर्ग के लोग थे उन्होंने ढूंढी, और उन्होंने नरेंद्र मोदी में एक ऐसा नेतृत्व देखा कि जो सबको साथ लेकर चलेगा, विकास की बात करेगा, जो सिर्फ रोहतक में विकास हो, जींद में विकास हो, उसको उस तरीके से पॉकेट्स में विकास नहीं करेगा, वो ओवरऑल एक विकास की बात करेगा। और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पे भरोसा जताया। ये मनोहर लाल खट्टर जो है, ये मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद ये पहली बार चुनाव लड़े हैं। ये आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, संगठन मंत्री रहे हैं वहां पे, नरेंद्र मोदी के साथ इन टैंडम बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया है, और शायद जो मेरी जानकारी है, पहली रैली नरेंद्र मोदी ने अगर बीजेपी में, हरियाणा में बीजेपी के लिए की, तो वो करनाल से शुरू की थी। इसलिए कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वो एक आपको दिशा दिखाता है कि उनके पसंदीदा कैंडिडेट के तौर पे मनोहर लाल खट्टर है, और इसलिए उनका नाम आगे बताया गया। ऐसा है अखिलेश कि मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के अक्स हैं। अच्छा, उन्हें ये कहा जा सकता है, वो भी संगठन मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी, वो भी आरएसएस के पसंदीदा उम्मीदवार हैं, वो भी, उनका भी रिश्ता आरएसएस से उसी तरीके का है जैसा नरेंद्र मोदी का है। या खास भी है मोदी के? नहीं, खास है, तभी तो उनका नाम लिया जा रहा है। सडनली आप उनका नाम सुन रहे हैं, इससे पहले आप उनका नाम कहाँ सुनते थे? वो उनके खास है, बहुत खास है, तभी तो अमित शाह उनको फोन करके बुलवा रहे हैं। जी, आप राजनीति की भाषा को समझिए कि किसी एक कैंडिडेट को जो जीता हुआ है उसे सिर्फ बुलाया जा रहा है, तो आप उससे आप चीजों आप निकाल सकते हैं कि क्या है पॉलिटिकल। मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते अपने दर्शकों को। सब पार्टी मेरे साथ है। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हरियाणा में अच्छी जीत, बड़ी जीत होने का पूरा धन्यवाद देता हूं, और करनाल की जनता की सेवा करना मेरा दायित्व मैं हमेशा निभाता रहूंगा, हमेशा निभाऊंगा। अरे जनता मेरे साथ है, सब पार्टी मेरे साथ है। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हरियाणा में अच्छी जीत, बड़ी जीत होने का पूरा धन्यवाद देता हूं, और करनाल की जनता की सेवा करना मेरा दायित्व मैं हमेशा निभाता रहूंगा। तो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन होगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री। हर तरफ से दावेदारी की जा रही है, तमाम तरह की खबरें निकल कर आ रही है, कयासों का दौर जारी है। उन तमाम कयासों पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं से पहले अनुराधा जी, आपसे मैं ये जरा समझना चाहूंगा, जब हरियाणा की बात होती थी राजनीति की, तो 3 लाल कहे जाते थे, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, लेकिन इन तीनों लालों के लाल इस चुनाव में कुछ नहीं कर पाए, और बीजेपी ने इस तरह से बाजी मारी। क्या आपको वजह इसके पीछे नजर आती है? नहीं, ऐसा है कि एक तो तीनों लाल हैं नहीं, उनकी विरासत है। हाँ, उनके लाल रहे, उसमें से सब जो भजन लाल के लाल थे वो कुछ पिछले 6-8 महीने से ऑलरेडी पेरिफेरी पे चले गए थे। चौटाला जी के आपने देखा कि कैसे करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगे, या और वो किस तरीके से जेल गए। तो एक तरीके से वो जो एरा ऑफ पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई। और अगर आप बंसीलाल जी की बात करें तो किरण चौधरी पिछले 10 साल से इनके मंत्रिमंडल में रही हैं, तो ऑलरेडी उनका भी
जिसे कह सकते हैं कि वो भी पेरिफेरी पर चली गई थी, क्योंकि एक तो हुडा से जिसे उनकी अच्छी उतनी बनती नहीं थी, हुडा जी ने उनको और दरकिनार कर रखा था। तो अगर आप परिवारवाद, और मोदी जी का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज था इस इलेक्शन में कि मैं परिवारवाद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे परिवारवाद पसंद नहीं है, तो परिवार के खिलाफ उन्होंने, या परिवारवाद के खिलाफ भी झंडा उठाया हुआ है। तो मुझे लगता है आज की डेट में जो जनता सुनना चाहती है, जिन जिन बातों को समझना चाहती है, मोदी जी वही बातें करते हैं। जी इसमें थोड़ा सा एक फर्क है, एक नई राजनीति हिंदुस्तान में होती जा रही है। ये राजनीति जो है ये मूलतः सुशासन की चाह को लेके नई राजनीति बन रही है। इस राजनीति में लोगों की आकांक्षाएं हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, लोगों की आकांक्षाएं हैं कि काम, सरकार जो है काम करती दिखे, लोग विकास चाहते हैं, हर एक खुशहाली चाहता है। और इसी मापदंड पे लोग दो चीजें देखते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसकी क्या स्थिति है, या जो विकल्प है क्या वो इन आकांक्षाओं पे खड़ा होने की स्थिति में है या नहीं है। तो सिर्फ इस वजह से आप लोगों को वोट मिले, ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस आकांक्षाओं का वोट है, ये तो क्लियर कट बात है। मोदी जी आज की डेट में एक्सपेक्टेशंस या आकांक्षाओं के चेहरे हैं, हर कोई उनसे लेकिन राधा जी, अगर इतनी आकांक्षाएं थी तो पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ले पाए महाराष्ट्र में? ये जो अश्वमेघ का घोड़ा लेकर निकले थे, जो रथ लेकर निकले थे, वहां थोड़ा ब्रेक क्यों लगा? एंटी इनकम्बेंसी भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना। एक जगह 15 साल से आप सरकार में है, तमाम आरोप लग चुके हैं, भ्रष्टाचार से लेकर विकास का पहिया रुका हुआ है, क्या वो एक बड़ी वजह नहीं है? उसका कारण है, देखिए राधा जी आता हूं सर आपके पास। हाँ। नहीं, आपने दो बातें की। एंटी इनकम्बेंसी जिसके खिलाफ था उनका नतीजा आपने देख लिया, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनका नतीजा आपने महाराष्ट्र में देख लिया, या आप हरियाणा में हुडा जी के खिलाफ जो जिस तरीके की वोटिंग है। तो एंटी इनकम्बेंसी ने तो अपना काम कर दिया है। रही बात की मोदी जी का जो घोड़ा था उतना सरपट क्यों नहीं दौड़ा, यही आप कह रहे हैं। बिल्कुल, वो उसका रीजन ये है कि मोदी जी को लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी इतना बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, महाराष्ट्र की जनता ने लास्ट मिनट तक वहां पर शायद एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन सामने आएगा। जी। ये सही है कि बहुत सारी जगह पर बीजेपी अपना संगठन उस तरीके से नहीं बना पाई होगी, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि महाराष्ट्र जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र है वो बहुत क्षेत्रों में डिवाइडेड है। कहीं पर मराठास इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे विदर्भ। तो वहां की राजनीति एक स्टेट के विद इन एक स्टेट की राजनीति होती है, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। अलग अलग पॉकेट्स में बैठे, अलग अलग इसमें एक एंगल और है जो सब लोग मिस कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में हम जब विकल्प की ओर निकले तो वैचारिक तौर पे हमारे साथ का कोई और संगठन नहीं था। महाराष्ट्र में इधर तो इनके खिलाफ एक वोट पड़ता है, कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ वोट पड़ा उनके कुशासन की वजह से।